खंडहर की ओर जाने लगा, जो हवेली से ज्यादा दूर नहीं था। वह खंडहर पहुंचा ही था कि वही पागल बुढ़िया उसे देखते ही बोला, हा 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 हा, भाग जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। हा 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 हा। यज, तुम, मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो। बताओ, तुमने ये स्वाग क्यों रचा है? बुढ़िया, हा 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 हा, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो शहर में भाग जा, वरना नहीं बचेगा। हा 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 हा। गिरिराज, जब तक अपने भैया को, हत्यारे को फांसी पर झूलता हुआ ना देखूं, मैं यही हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बुढ़िया, हा 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 हा, पागल, मर जाएगा तब तक। लेकिन तभी पीछे की तरफ धूम से किसी की कूदने की आवाज आई। वह पलट कर देखा, कोई व्यक्ति वहां से भाग कर जा रहा है। गिरिराज बुरी तरह चौंका और उसको पकड़ने के लिए भागा, जो बड़ा सा चाकू लिए था। गिरिराज उसे पकड़ लिया, लेकिन जब उससे देखा, अचंभित रह गया। वह और कोई नहीं, सुखिया था। गिरिराज, सुखिया, तुम यहाँ कैसे? सुखिया, हाँ मालिक, आपको खंडहर की ओर जाते देखे मैं डर गया था, कहीं कातिल आपको भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं छुरा लेकर मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंचा गया। अगर कातिल मुझे यहाँ देख जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसके बाद दोनों वापस हवेली के ओर लौट पड़े। गिरिराज सुखिया को हवेली भेज दिया और खुद पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और इंस्पेक्टर रमन से कहा, मुझे आपसे 25 साल पहले की उस घटना का ब्यौरा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट इत्यादि दर्ज की गई है। उस झगड़े के बाद से मैं सुखिया ने उस औरत को इस गांव में नहीं देखा। पुरानी रिपोर्ट देखकर मैं जानता न चाहता हूँ कि कहीं उस औरत ने पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आदि तो नहीं लिखवाई थी, और अगर लिखवाई तो क्यों, क्या उसने न्याय मिला था? रमन, इससे क्या होगा? गिरिराज, ये मैं समय आने पर बताऊंगा, पहले आप ये बताइए काम होगा कि नहीं? रमन, 25 साल पहले के रिकॉर्ड में से एक ऐसी रिपोर्ट को ढूंढे निकालना रेत की ढेर में सुई निकालने के बराबर होगा। मिस्टर गिरिराज, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम को आपको मेरी मदद करना होगा। फिर वे दोनों सरगर्मी से उस फाइल को खोजने में लग गए। पूरे 2 घंटे के कठोर परिश्रम पश्चात वह फाइल मिल गई जिस पर लिखा था, मैं कानून से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे बलजीत को न्याय दिलवाकर ठाकुर वीर सिंह को दंडित किया जाए। रुक्मणी, फाइल पढ़ने के बाद गिरिराज के मन के सारे सवाल उठने लगे। गिरिराज, उस समय रुक्मणी नाम की औरत की शायद न्याय नहीं मिल पाया था। इसमें साफ लिखा है कि रमन की आरोप बेबुनियाद थे। रुक्मणी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और इस प्रकार इस फाइल को बंद कर दिया गया। शायद पिताजी ने केस खत्म करवाने के लिए उस समय के थाने इंचार्ज को मोटी रिश्वत दी हुई। रमन, हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन आपने कहा था कि अगर फाइल मिल गई तो क्यों हत्यारे को तुम पहचान चुके हो? गिरिराज, शायद उसका नाम जान चुका हूँ मैं, पर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। रमन, लेकिन अगर कातिल ने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा?
आपको मुझे कातिल का नाम बता देना चाहिए। लेकिन गिरिराज वहां से हवेली चले आए और मन से सोचने लगे, आज मुझे सतर्क रहना चाहिए। गिरिराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। एक भयानक आदमी सोए हुए गिरिराज के पास पहुंचा और झपट कर उसका गला दबाने लगा, मगर गिरिराज के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। यह देख वह भयानक व्यक्ति बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि गिरिराज के बिस्तर में गिरिराज का पुतला था। ठीक उसी समय गिरिराज ने कमरे की लाइट जला दिया। भयानक आदमी बुरी तरह फिर से चौंक गया। गिरिराज ने रिवॉल्वर दिखाते हुए उस आदमी को समर्पण होने के लिए कहा, लेकिन वह भयानक आदमी गिरिराज का पुतला उसके ऊपर फेंका, जिससे उसका रिवॉल्वर गिर गया। फिर वह भयानक आदमी वहां से भागना चाहा, लेकिन गिरिराज ने वही पुतला उसके ऊपर फेंक मारा, जिससे वह गिर पड़ा। फिर गिरिराज उस पर टूट पड़ा और काफी देर तक दूसरे के को काबू करने के लिए लड़ते रहे, लेकिन अंतिम सफलता गिरिराज को मिली और हत्यारे को बेबस कर दिया। फिर गिरिराज हत्यारे से कहा, सुनो हत्यारे, मैं गिरिराज नहीं हूँ, बल्कि प्राइवेट डिक्टेटर विशाल हूँ। अपने चेहरे से गिरिराज के चेहरे का डुप्लीकेट नकाब हटाने हुए कहा, विशाल हत्यारे से तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए मुझे यह भेष धारण करना पड़ा, अन्यथा तुम गिरिराज का भी खून करने में सफल हो जाते। तभी बाहर कदमों की आहटें सुनाई दी और साथ ही सुखिया की आवाज भी। सुखिया, छोटे मालिक दरवाजा खोलिए, छोटे मालिक। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सुखिया विशाल को देखकर भुचक्का रह गया और घबराते हुए विशाल से कहा, ओ ये सब क्या है, कौन हो तुम और छोटे मालिक कहाँ है? विशाल, तुम्हारे छोटे मालिक ठीक है सुखिया, मैं जासूस विशाल हूँ और ये रहा तुम्हारा मालिक का हत्यारा। आश्चर्यचकित होते हुए सुखिया का, क्या? विशाल, हाँ, तुम तुरंत इंस्पेक्टर रमन को फोन करो और बाहर पहरे पर खड़े सिपाहियों को भेज दो। आधे घंटे के बाद पुलिस फोर्स उस हवेली को चारों ओर से घेर चुकी थी। फिर जब इंस्पेक्टर रमन हवेली के भीतर पहुंचा तो विशाल को देखकर मारे हैरान के उछल पड़ा। रमन, तुम हो? विशाल, यह इंस्पेक्टर कातिल को पकड़ने का यही तरीका था। विशाल ने बताया कि इस हत्यारे का नाम बलजीत है और तुमको हैरानी होगी यह जानकर कि बलजीत और कोई नहीं, उस पागल बुढ़िया का लड़का है और वो पागल बुढ़िया और कोई नहीं, वही रुक्मणी है जिसे ठाकुर वीर सिंह ने 25 साल पहले ठुकरा दिया था। अब इंस्पेक्टर रमन सब समझ गए थे। रमन बलजीत से, तुम्हारे ठाकुर खानदान से क्या दुश्मनी थी और इन सबको क्यों मारा? अब तक बलजीत समझ चुका था कि अब कुछ भी छिपाना बेकार है। अंत उसने कहानी शुरू किया। बलजीत, मेरे जन्म लेने से पहले ठाकुर साहब माँ को बहुत चाहते थे, पर दुर्भाग्य से जब मैं पैदा हुआ तो मेरे चेहरे क्रूर था। मेरे क्रूर सूरत देखकर साहब को मुझसे नफरत हो गई। फिर ठाकुर साहब ने माँ से कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़ना होगा। लेकिन माँ ने कहा, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। तब ठाकुर साहब ने कहा, ठीक, मुझे छोड़ दो। लेकिन माँ ने कहा, बलजीत को हक दिलाने के लिए कानून का दरवाजा खड़खड़ाया। तब ठाकुर साहब ने कहा, हम जब चाहे तुम्हारे लिए कानून का दरवाजा बंद करा सकते हैं और अब हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। चली जाओ, इस मनहूस
के साथ इस हवेली की हद से दूर चल। फिर क्या तुम उसके बाद? वहीं जो ठाकुर साहब ने कहा था, माँ की ओर से दायर मुकदमा झूठा गवाह और माँ पर बदचलनी का आरोप लगाकर बंद करवा दिया गया। मेरी माँ मुझे गोद में उठाए दर दर भटकती रही। बचपन से जवान होते तक मैंने माँ का होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। और फिर एक दिन मैंने अपनी कसम देकर माँ के दिल का दुख जान लिया। उस दिन से मेरे दिल में ठाकुर खानदान से भयानक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग उठी। मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। अंततः वो पगलाई सी मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। तब उन्हें मैंने समझा लिया, मगर माँ का दिमाग संतुलन बिगड़ गया और वह पागल सी बनी सड़कों पांव घूमती लगी। रात को रास्ते में पड़ी अपनी माँ में खड़ा होकर उठा लेता था। माँ ने मुझे इस हवेली के भीतर बने गुप्त रास्तों के बारे में बताया था। मैं हत्या करने के बाद इन्हीं रास्तों से खंडाई की ओर भाग निकलता था। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने इन पंजों का इस्तेमाल किया। बेशक तुम्हारी माँ अब खंडार में ही होगी। बलजीत हाँ। फिर सब लोग खंडार गए। वहां पहुंचते ही सब लोग देखकर अवाक रह गए, क्योंकि बलजीत की माँ ने फांसी लगा ली थी और उनके हाथ के एक पर्चा था। फिर विशाल ने हाथ से पर्चा निकाल कर पढ़ शुरू किया। मेरे बेटे, मैं तो उस दिन मर गई थी जब ठाकुर साहब ने मुझे वह तुझे ठुकराया था। दूसरी बार जब ठाकुर साहब की हत्या कर दी। और अब मैं थक चुकी हूँ। अंतिम बार हमेशा हमेशा के लिए मर रहा हूँ। तेरी अभागी माँ। फिर विशाल ने गिरिराज के पास पहुंचकर उसे बलजीत के बारे में विस्तार से बताया। बेबसी से उसकी आंखें भर आई। फिर गिरिराज बलजीत से मिलने हवालात गया। गिरिराज, ये सब क्या किया मेरे भाई? बलजीत, कौन हो तुम? गिरिराज, मैं पागल हो गया था। गिरिराज, मुझे अफसोस है। बलजीत के पिताजी के कारण बड़ी माँ की कफ और तुम्हें इतना दर्द दुख झेलना पड़े, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि मेरी भी माँ थी। मैं उनकी पूरी सम्मान के साथ क्रियाकर्म करूंगा मेरे भाई। दूसरे दिन एक साथ 4 चिताएं जलाई गई। अपने भैया की चिता के साथ बलजीत की माँ की चिता को आग देते हुए गिरिराज एकाएक सिसका उठा। केस खत्म हो चुका था। अब विशाल जाना चाहता था तो रमन ने रोका और कहा, एक बात तो बताओ जाओ कि तुम्हें बलजीत के हत्यारे होने का शक कैसे? विशाल, जब तुमने मुझे पगली बुढ़िया के बारे में बताया जो अपने बेटे के तलाश करते हुए यहीं आकर बस गई, तो एकाएक बुढ़िया मुझे रहस्यमयी लगने लगी। फिर तुम्हारे भाई ने उसकी जवानी का फोटो देखकर मैं चौंक पड़ा और उसका हवेली का इर्द गिर्द घूमना, ठाकुर द्वार से ठुकराया जाने का, फिर दूसरी शादी कर लेने इत्यादि बातें ने पुष्टि कर दी कि और बलजीत हत्यारे के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। और फिर विशाल अपने शहर को वापस चला गया। समाप्त।